हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। एंड वेलकम यू ऑल स्टूडेंट्स। टीचर मनीषा यूट्यूब चैनल सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो भी स्टूडेंट क्लास 6th में आ चुके हैं एंड जो भी स्टूडेंट्स किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो इस एनसीईआरटी की बुक को प्रीफर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और अब आज से मैं क्लास 6 से लेकर 12th तक की एनसीईआरटी की एक सीरीज कवर करने वाली हूँ, जिसमें आपको एनसीईआरटी पूरी कवर हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, आप फटाफट से मेरे साथ जुड़ जाइए एंड पढ़ाई करने के लिए एकदम रेडी हो जाइए। और नोटबुक और पेन अपने पास में रखिए और एक ऐसे जगह पर बैठ जाइए स्टूडेंट्स, जहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, आप अच्छे तरीके से अपनी स्टडी को कर सकें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले सबको शेयर कर दीजिए, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उन लोग को बुलाइए कि मैम क्लास ले रही है, तो आप जल्दी से आ जाइए। एंड अब स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट। जैसा कि स्टूडेंट्स आप सभी को पता है, आपकी जो ये बुक है उसका नाम है हमारे अतीत भाग 1। तो हमारे अतीत भाग 1 को स्टार्ट करने से पहले हमें इसका सिलेबस जानना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि जब हम कुछ पढ़ते हैं तो हम कुछ भी पढ़ लेते हैं, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि हम आखिर पढ़ क्या रहे हैं। ठीक है, हम पढ़ क्या रहे हैं और क्या हमारा सिलेबस है। सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पर मैं आपका सिलेबस लिख के लाई हूँ, आप अपनी कॉपी के फर्स्ट पेज में सिलेबस को नोट कर सकते हैं। ठीक है, और जिन भी बच्चों के पास बुक्स हैं एनसीईआरटी की, जितनी भी बुक्स हिस्ट्री की, हमारे अतीत भाग 1, जिन भी बच्चों के पास बुक्स हैं तो वो अपनी बुक खोल कर भी बैठ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो चैप्टर है वो है क्या, कब, कहाँ और कैसे। इसका मतलब है कि इस चैप्टर में हम उन सवालों के जवाब देखेंगे, जैसे कि क्या, अतीत क्या था, इतिहास किसे कहते हैं, इतिहास होता क्या है, कब मानव की शुरुआत हुई, कब ये जो आज हम देखते हैं, हम इस शहर में रहते हैं, गांव में रहते हैं, कैसे बना, पहले मानव कहाँ रहता था और क्या खाता था, क्या पीता था, कैसे वो सरवाइव करता था, वो सारी चीज़ें हम चैप्टर नंबर फर्स्ट में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। और इसी के साथ सेकेंड चैप्टर में हम पढ़ेंगे आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। अगर किसी भी स्टूडेंट को आखेट का मीनिंग पता हो तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख दो कि आखेट का मतलब क्या होता है। अदरवाइज इसके आगे मैं आपको बताऊंगी कि आखेट का क्या मीनिंग होता है। ठीक है, तो आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, यानी कि भोजन को मानव क्या करता था कि भोजन को संग्रहण करता था और उत्पादन करता था। उसका संग्रहण से लेकर उत्पादन तक की वो क्या प्रक्रिया रही, उसको हम जानेंगे चैप्टर नंबर 2 में। ठीक है, तो उसके बाद है थर्ड चैप्टर, जो है वो आरंभिक नगर। स्टार्टिंग में नगर बनने कैसे शुरू हुए, नगर कैसे बने। ठीक है, पहले हम गांव में रहते थे, फिर शहर में आए, फिर उसके बाद नगर बने। तो इस तरीके से आज महानगर भी हम देखने को मिलते हैं। ठीक है, देखने को मिलते हैं। तो आरंभिक नगर के बारे में हम पढ़ेंगे। फोर्थ जो चैप्टर है इसमें हम पढ़ेंगे कि क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। इतिहासकारों को, पुरातत्वविदों को, जो मैं वर्ड ले रही हूँ इसका मीनिंग भी मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो ये जो लोग हैं इनको कुछ ऐसी किताबें देखने को मिली हैं, कुछ ऐसी कब्रगाहें मिली हैं जहाँ से हमें इतिहास को जानने की और ज़्यादा गहराई में हम इतिहास को जानते हैं। कब्रें मिली हैं जिनको ऐसे डिज़ाइन किया किया गया है, और उन कब्रों में कुछ ऐसे सामान रखे गए हैं जिनसे हमें वहाँ की धार्मिक स्थिति और सामाजिक स्थिति के बारे में पता चलता है। ठीक है, और इसी के साथ फिफ्थ चैप्टर में हम पढ़ेंगे राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। मतलब राज्य कैसे बने, राजा का अस्तित्व कैसे आया, राजा का जो एक पद है वो कैसे आया, और एक प्राचीन गणराज्य। और गणराज्य कौन सा वह गणराज्य था जो सबसे प्राचीन था और सबसे महत्वपूर्ण भी था, उसके बारे में भी हम चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे। इसी के साथ चैप्टर नंबर 6 में नए प्रश्न, नए विचार। जब लोगों के मन में क्वेश्चन आने लगते हैं, जब इतनी सारी खोजें होने लगी तो क्वेश्चन आने लगे कि यहाँ इतना रहस्यमय है क्या आखिरकार, पहले मानव कैसे रहता था और उसने इतना विकास कैसे कर लिया। तो ये सारे कई क्वेश्चन जो मन में आते हैं, उन्हीं क्वेश्चन
ये देखेंगे और क्या क्या विचार बड़े बड़े विद्वानों ने दिए वो भी हम जानेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 में हम देखेंगे अशोक। तो आई होप स्टूडेंट्स आप सभी लोगों ने अशोक का नाम तो सुना ही होगा। ठीक है, अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। कैसे एक अशोक एक अनोखा सम्राट कहा गया है अशोक को, और जिसने युद्ध का त्याग किया। अब युद्ध का त्याग करना सम्राट के लिए पॉसिबल नहीं है, बट उन्होंने उनके पीछे क्या रीजन रहा जिसके कारण अशोक ने युद्ध को ही छोड़ दिया। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। एंड चैप्टर नंबर 8 में हम पढ़ेंगे तुम्हारा खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। खुशहाल गांव क्या होता है और समृद्ध शहर क्या होता है। मुझे लगता है स्टूडेंट्स ये चैप्टर जो है ये पहले होना चाहिए था, बट इट्स ओके। ठीक है, खुशहाल गांव और समृद्ध शहर के बारे में हम पढ़ेंगे। इसी के साथ ही चैप्टर नंबर 9 में हम पढ़ेंगे व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। व्यापारी किसे कहते हैं, व्यापारी क्या कौन होता है, जो वस्तुओं का व्यापार करता है और दूर दराज के क्षेत्रों में एक देश से दूसरे देश, एक देश की वस्तुएं दूसरे देश में जाती हैं, दूसरे देश की वस्तुएं हमारे देश में आती है। तो इस तरीके से व्यापारी व्यापार करता था। ठीक है, और राजा, राजा के बारे में और भी डीप नॉलेज में लेंगे कि राजा का क्या कार्य होता था, क्या करता था वो, कैसी शासन व्यवस्था थी। ठीक है, तीर्थयात्री मतलब तीर्थयात्री जैसे धार्मिक तीर्थ पर लोग जाते हैं, आज भी जाते हैं, और शायद आप लोग भी कहीं नहीं कहीं गए गए होंगे। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 10 में हम पढ़ेंगे नए साम्राज्य और राज्य। कुछ ऐसे साम्राज्य, कुछ ऐसे एम्पायर जो बिल्कुल नए थे। पुराने गणराज्य जो थे, प्राचीन गणराज्य, उनके बाद हमें पढ़ने का मौका मिलेगा कुछ ऐसे नए एम्पायर और कुछ ऐसे राजाओं की वीर गाथाएं या फिर उन्होंने क्या क्या उपलब्धियां की, वो सब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 में। ठीक है, चैप्टर नंबर 11 में हम पढ़ेंगे इमारतें, चित्र तथा किताबें। कुछ ऐसी इमारतें हमें पुरातत्वविदों को देखने को मिलती है जिनसे हमें काफ़ी कुछ नॉलेज मिलती है, और साथ ही कुछ ऐसे चित्र जो कि गुफाओं में बनाए गए हैं, दीवारों पर बनाए गए हैं, अलग अलग चित्र, उस समय की चित्रकला को भी हम देखते हैं। ठीक है, और किताबें, और साथ ही कुछ ऐसी किताबें भी मिली है जिनसे हमें और भी ज़्यादा जानने का मौका मिलता है इतिहास के बारे में। तो ये स्टूडेंट्स आपका पूरा सिलेबस है, इसको आप बिल्कुल अपने पेपर में नोट कर सकते हैं। नोटबुक में फर्स्ट जो पेज है ना उसमें आप नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, ताकि आपको पता चले कि आपको पढ़ना क्या है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 1 की तरफ और पढ़ते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगी आप बिल्कुल नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं रिवीजन करने के लिए। एंड क्लास जब एंड हो जाएगी तो एंड में आप रिवीजन करने के लिए, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और एग्ज़ाम के टाइम में भी आप रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका अध्याय नंबर 1 है क्या, कब, कहाँ और कैसे। इस चैप्टर को मैंने सिर्फ और सिर्फ 4 पॉइंट्स में डिवाइड किया है, जिससे आपको पढ़ने में, रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। 4 चैप्टर मतलब 4 पॉइंट्स में ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है अतीत के बारे में कैसे जाने। अब अतीत के बारे में हमें जानना तो है, मगर हम उसके बारे में कैसे जाने, क्या प्रूफ है हमारे पास, या कुछ ऐसी चीज़ है जिससे हम अतीत के बारे में जान सकते हैं। तो यही यही जो प्रश्न है इसका हम जवाब अभी देखेंगे। सेकंड पॉइंट में हमें पता चलेगा कि लोग कहाँ रहते थे, लोग कहाँ रहते थे मतलब किन किन क्षेत्रों में रहा करते थे, क्या वो नदियों के आसपास रहते थे, या फिर वो किन्हीं गुफाओं में रहते थे, या फिर वो पहाड़ों में रहते थे, या फिर कोई मैदान या रेगिस्तान में कहाँ रहते थे। तो ये सारी जानकारी अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है, थर्ड जो पॉइंट है उसमें हम पढ़ेंगे देश का नाम कैसे पड़ा। हमारा जो देश है आज हम इसको इंडिया कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं, भारत कहते हैं, इसका नाम कैसे आया। तो यही सवाल का जवाब हम इस चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे तिथियों का मतलब, इतिहास और तिथियां।
देखो स्टूडेंट्स, तिथियों का मतलब वैसे आपको पता होगा, जैसे ईसा पूर्व क्या होता है, ठीक है, ईसा पूर्व क्या होता है, ईसवी क्या होता है, ये लिखा हुआ हमें मिलता है ना, 1920 ईसा पूर्व, 1920 ईसवी, ठीक है, और वर्ष, ये सारी चीजें, ये आपके जो भी आपको कंफ्यूजन भी होगा कि नहीं स्टूडेंट्स को, तो उसको भी हम जानेंगे आगे चैप्टर में, ठीक है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है उस पे बढ़ते हैं, जो है अतीत के बारे में कैसे जाने, हम अतीत के बारे में कैसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब अतीत को जानने के लिए उसके कुछ स्रोत होते हैं, ठीक है, अतीत की जानकारी के कुछ स्रोत होते हैं, सोर्सेस, जिनको हम क्या बोलते हैं, साहित्यिक स्रोत। एक सेकेंड स्टूडेंट्स, थोड़ा लिखकर आपको बता देती हूँ कि हम क्या बोलते हैं उन्हें, साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक, आप इसको सही करके लिख लीजिए, साहित्यिक स्रोत, ठीक है। तो साहित्यिक स्रोत सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहला जो स्रोत हमें मिलता है वो है पांडुलिपि। अब पांडुलिपि होती क्या है, पांडुलिपि है क्या, अजीब सा नाम है पांडुलिपि, बट पांडुलिपि ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कहलाती हैं। मतलब कुछ ऐसी पुस्तकें होती हैं जिनको हाथ से लिखा जाता है, जैसे कि स्टूडेंट्स आप आज कॉपी में लिखते हैं, अपनी नोटबुक में लिखते हैं, तो वो एक तरीके से पांडुलिपि है, ठीक है, जो भूर्ज नामक पेड़ की छाल से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती हैं। भूर्ज नामक पेड़, इसको आप बिल्कुल याद रखिए, भूर्ज नामक जो पेड़ था उसकी छाल होती थी, उससे भोजपत्र तैयार किया जाता था और उस पर ही लिखी जाती थी आपकी पुस्तकें, ठीक है। तो वो होती थी हमारी पांडुलिपि, समझ गए, ये रही पांडुलिपि, आप देख सकते हो यहाँ पर मैं आपके लिए चित्र भी लाई हूँ, पांडुलिपि कैसे उस पर लिखा जाता था, प्रॉपर हाथ से लिखा जाता था, इसीलिए वो पांडुलिपि कहलाती थी, ठीक है। अगर आजकल आप न्यूज़पेपर देखते हो तो वो मशीनों के द्वारा छापी जाती है, तो वो पांडुलिपि नहीं है, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट जो स्रोत है, सोर्सेस है अतीत के जानने के लिए, वो है अभिलेख। अब अभिलेख क्या होता है, अभिलेख ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किया जाता है। अभिलेख का मतलब होता है कुछ ऐसे लेख, ठीक है, जिनको किसी कठोर सतह, जैसे कि पत्थर कठोर सतह है, कोई धातु कठोर सतह है, तो जो किसी ऐसे लेख जो किसी पत्थर अथवा धातु जैसी कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किया जाता था, लिखवाया जाता था, अभिलेख कहलाता था। जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो अपने आदेशों को, विचारों को ऐसे ही अभिलेख के द्वारा लिखकर स्थापित कर देते थे, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक अभिलेख का एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, जैसे चित्र के द्वारा, ये किसी पत्थर पर लिखा हुआ लेख है, ठीक है, किसी राजा ने लिखवाया है, तो इस तरीके के अभिलेख मिलते हैं। अभिलेख को लिखने में भी काफ़ी परेशानियाँ आती हैं, जैसे लिखना काफ़ी समय लगता है, इनको सुरक्षित रखना भी काफ़ी मुश्किल होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो साक्ष्य हैं, स्रोत हैं, वो है पुरातात्विक। अभी हमने क्या देखा, साहित्यिक स्रोत, जो केवल दो हैं इस चैप्टर में, आपको बस इतना ही ध्यान देना है कि दो साहित्यिक स्रोत हैं, ठीक है, पांडुलिपि और अभिलेख, ठीक है, पांडुलिपि और अभिलेख। एंड जो नेक्स्ट जो स्रोत है वो है पुरातात्विक साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य, ठीक है। तो अब पुरातात्विक साक्ष्य देखते हैं। सबसे पहला जो है वो है इमारतों के अवशेष। कुछ ऐसी इमारतें भी देखने को मिलती हैं जिनसे हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, जो स्टूडेंट्स आपको ना आगे पता चलेगा, सांची का स्तूप, भरहुत का स्तूप, बोध गया का स्तूप, तो ये सारी चीजें ऐसी इमारतें हैं, ठीक है, ऐसी इमारतें हैं जिनसे हमें इतिहास के बारे में जानने का मौका मिलता है, ठीक है। मूर्तियों के अवशेष, कुछ ऐसी मूर्तियां, जैसे कोई नर्तकी की मूर्ति हो गई या कोई सुंदरी, ठीक है, ऐसी मूर्तियां भी मिली हैं जिनसे हमें वहाँ के चित्रकला और मूर्ति कला को जानने का मौका मिलता है। एंड कुछ ऐसे हमें पुरातत्वविदों को औजार, बर्तन, आभूषण तथा सिक्के मिले हैं जिनसे पता चलता है
कि वहाँ की मतलब अगर सिक्के किसके हैं, चांदी के सिक्के हैं तो अच्छी सिचुएशन है, सोने के सिक्के हैं तो वहाँ की आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी है, और अगर लोहे के सिक्के हैं तो ठीक-ठाक स्थिति है, और तांबे के सिक्के हैं तभी भी ठीक-ठाक स्थिति है। तो मतलब ऐसे सिक्कों से के अवशेष भी मिले हैं। दूसरे देशों के सिक्के इस देश में आए प्राप्त हुए हैं, और इस देश के सिक्के दूसरे देशों में भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है? तो जैसे कि मैंने आपको बोला इतिहासकार, इतिहासकार बेसिकली वह होता है, मैं लिख देती हूँ, आप भी लिख सकते हैं डेफिनेशन। इतिहासकार बेसिकली वह व्यक्ति होता है जो पुराने तत्वों की खोज करता है। इसको हम पुरातत्वविद भी कहते हैं। पुरा जस्ट अ सेकेंड, हाँ, आप भी नोट कर सकते हो, डेफिनेशन लिख सकते हो, ठीक है। इतिहासकार, इतिहासकार वह व्यक्ति होता है जो पुराने तत्वों की, पुराने इतिहास की खोज करता है। पुरातत्वविद, पुरातत्वविद जो पुराने तत्वों की, पुराने चीजों के बारे में जानकारी लेते हैं, उन्हें पुरातत्वविद कहते हैं। ठीक है। और साथ ही में मिले हैं हड्डियों के अवशेष, कुछ ऐसे हड्डियों के अवशेष जिनसे पता चलता है कि कौन कौन से जानवर उनके द्वारा पाले जाते थे। जैसे कोई जानवर, बकरी, जैसे कि कब्र है, कब्रगाहों में बकरी को फिर दफन करने का जो है वो साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो इससे पता चलता है कि वहाँ पर कौन कौन से जानवर पाले जाते थे। कई तरीके के जानवर पाले जाते थे। ठीक है। तो उसी के साथ फर्स्ट जो पॉइंट है वो एंड हो चुका है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ना फर्स्ट पॉइंट में कहीं पर भी कोई डाउट आ रहा हो या कोई क्वेश्चन हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो कि मैम मुझे ये समझ में नहीं आया, तो आप दोबारा से बता दीजिए, तो आप देख सकते हो। ठीक है, लिख सकते हो कमेंट में ओके। तो अब जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो है लोग कहाँ थे। जैसे कि मैंने बताया कि मैंने इस चैप्टर को 4 पॉइंट्स में डिवाइड किया है। तो सेकंड पॉइंट आता है कि लोग कहाँ रहते थे। तो देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है नर्मदा नदी के तट पर। नर्मदा नदी के तट पर स्टूडेंट्स, अगर आपको पता हो कि हमारे जो इंडिया का मैप है उसमें नर्मदा नदी कहाँ पर है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूरा स्पैम करके बता दो कि नर्मदा नदी कहाँ पर है। ठीक है, आगे चलकर मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी कि नर्मदा नदी बेसिकली है कहाँ पर, मैप के द्वारा बताऊंगी, बट आप सबसे पहले कमेंट में बता दो। ठीक है। आखेटक खाद्य संग्राहक, यानी कि नर्मदा नदी के तट पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहा करते थे। जैसे मैंने बताया कि आखेट का मतलब आप मुझे बताओ कमेंट करके। तो आखेट का मतलब बेसिकली मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ। आखेट का मतलब होता है स्टूडेंट्स शिकार, शिकार करना। ठीक है, शिकार करना। आप लिख लीजिए, अगर किसी भी स्टूडेंट्स को आखेट का मीनिंग नहीं मालूम तो वो लिख सकते हैं। एंड आखेटक, जो ये वर्ड है आखेटक, इसका मतलब होता है शिकारी। इसका मतलब क्या होता है? शिकारी। ठीक है। तो आखेटक खाद्य संग्राहक नर्मदा नदी के तट पर रहा करते थे, जो कि शिकार करते थे जानवरों का। जो जानवर, प्यास लगती थी अगर किन्हीं भी जानवरों को, जैसे हिरन और भी कई सारे जानवर, तो वो नदी के किनारे पानी पीने के लिए आते थे। तो आखेटक खाद्य संग्रह क्या करते थे, उन्हीं जानवरों का शिकार करके उनके मांस को अच्छे तरीके से मतलब संग्रहित कर देते थे और भूनकर पकाकर खाते थे। ठीक है, इतना समझ में आया ना कि नर्मदा नदी के तट पर भी लोग रहते थे। ओके। तो उसके बाद सेकंड पॉइंट है उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों पर। उत्तर पूर्व, अगर किसी भी स्टूडेंट्स को ना अगर डायरेक्शन समझ में नहीं आती है तो वो अभी देख ले। जैसे कि पूरब, पूरब इस तरफ को होता है स्टूडेंट्स, पश्चिम इस तरफ को, उत्तर ऊपर की तरफ को, और दक्षिण नीचे की तरफ को। ये हमारे इंडिया के मैप में आप ऐसे करके रख कर आप देख सकते हो। ठीक है, इसको मैं हिंदी में भी लिख देती हूँ क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स जो मतलब इंग्लिश में भी लिख देती हूँ। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ।
ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अगर जिसको भी डायरेक्शन के बारे में थोड़ा कंफ्यूजन होता है तो अपनी नोट्स के साथ में इसको भी बना ले। ओके। तो स्टूडेंट जल्दी जल्दी आप बना ले, डायरेक्शन बना ले, एंड उसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो जैसे कि मैंने बताया कि उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ, ये कुछ पहाड़ियाँ हैं, इनको भी याद रखना है आपको कि गारो पहाड़ियाँ, विंध्य पहाड़ियाँ। यहाँ पर क्या हुआ कि कृषि का विकास होने लगा, लोग कृषि करने लगे, विंध्य में चावल की खेती होने लगी। ठीक है। तो कृषि का विकास होने लगा और विंध्य में चावल की खेती होने लगी। तो उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों पर भी लोग रहा करते थे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है सिंधु और उसकी सहायक नदियों के पास। सिंधु नदी कहाँ पर है? पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में या दक्षिण में? सभी बच्चे, स्टूडेंट्स जितने भी हैं कमेंट करके बताओ। ठीक है, कौन से भारत के किस कोने पर है? ठीक है। तो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के पास भी लोग रहा करते थे और यहाँ पर 4700 वर्ष पूर्व आरंभिक नगरों की शुरुआत हुई। धीरे धीरे नगर बसना शुरू हुए और आगे चलकर आप पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के बारे में, जो यहीं से विकसित हुई 4700 वर्ष पूर्व। ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे, जो गंगा नदी है और इसकी सहायक नदी, गंगा नदी की सहायक नदी का नाम आप कमेंट करके आप बताओ स्टूडेंट्स। आगे चलकर मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी, बट आप जिसको भी बताओ कमेंट करके बताए। ठीक है। तो 2500 वर्ष पूर्व लगभग नगरों की शुरुआत होने लगी, नगर बसने लगे गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे भी। ठीक है। टाइम पीरियड आप याद रख सकते हैं 2500 वर्ष पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म के 2500 वर्ष पहले। सॉरी सॉरी सॉरी, ईसा मसीह के जन्म के 2500 वर्ष पूर्व। ठीक है। तो आपको इतना समझ में आ गया? किसी भी स्टूडेंट्स को अगर कोई डाउट हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि मैम मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई, दोबारा से बता दो, मैं दोबारा से बता दूंगी। ओके। ओके। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और नेक्स्ट पॉइंट हमारा है देश का नाम कैसे पड़ा। जैसे हमारा देश है, आज इसको हम इंडिया बोलते हैं, तो इंडिया नाम कहाँ से आया? ठीक है। तो इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। ठीक है। तो इंडिया जो शब्द है वो इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। जो ईरानी थे, यूनानी थे, यूनानी बेसिकली यूरोप के निवासियों को कहा जाता है। तो ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस और इंडोस कहा और इस नदी के पूर्व की भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। सिंधु नदी के आसपास रहने वाले लोगों को हिंदोस और इंडोस कहा और उसके आगे भूमि प्रदेश जो है उसको क्या कहा? इंडिया। वहां पर रहने वाले लोगों को इंडिया कहा। तो इसीलिए हमारे देश का नाम भी लोगों के द्वारा कहे जाने पर इंडिया पड़ा। नेक्स्ट पॉइंट है भारत उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों का एक समूह। उत्तर पश्चिम, जैसे मैंने आपको डायरेक्शन बताया, ये है पूरब, पश्चिम, उत्तर। ठीक है। तो उत्तर पश्चिम में रहने वाले जो लोग थे उनका एक जो समूह होता था उसको भरत कहते थे। उसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है और बाद में इसका प्रयोग भारत के लिए होने लगा। ठीक है। इतना अगर आपको क्लियर हो गया हो
तो आप क्लियर लिख सकते हैं, कमेंट सेक्शन में क्लियर वर्ड लिख सकते हैं, ठीक है। तो मतलब ये जो ये पॉइंट है ना, भारत कैसे पड़ा, भारत कैसे पड़ा देश का नाम, तो बेसिकली उत्तर पश्चिम में जो रहने वाले लोगों का समूह था उनको भरत कहते थे, तो जिसके कारण हमारे देश को भी भारत कहने लगी, ठीक है, बाद में भारत कहने लग गई। तो अगर आपको इतना समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो इसी के साथ ही हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट का पार्ट 1 एंड होता है। इसके आगे जो एक पॉइंट बचा हुआ है, साथ ही मैंने आपको बताया कि मैं आपको मैप के बारे में बताऊंगी कि मैप में बताऊंगी कि नर्मदा नदी कहाँ है, गारो पहाड़ियाँ और ये पहाड़ियों के बारे में, सिंधु नदी कहाँ पर है, ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी स्टूडेंट्स। अभी अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल चीज़ें हैं, बेसिक बुक है और इसमें आपको बस बेसिक ही जानना होता है कि जैसे इसमें मैंने आपको आज 3 पॉइंट कवर करा दिए। अतीत के बारे में कैसे जाने, ठीक है, कैसे जान सकते हैं। बेसिकली 2 तरीके के स्रोत होते हैं, पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत, ठीक है, उससे हम पता कर सकते हैं लोग कहाँ रहते थे, नर्मदा नदी के पास, सिंधु नदी के पास, और भी जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर। और देश का नाम कैसे पड़ा, लोगों के द्वारा कहे जाने के कारण देश का नाम पड़ा, जैसे ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु नदी के आसपास रहने वाले लोगों को हिंदोस और इंडोस कहा, और भूमि प्रदेश में रहने वाले लोगों को इंडिया कहा, तो वहाँ से हमारा देश का नाम भी पड़ा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अभी तक के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और साथ ही जिन भी स्टूडेंट्स को मैंने बोला है कि वो कमेंट सेक्शन में बताए, अगर जिन भी स्टूडेंट्स को पार्ट 2 चाहिए, चैप्टर नंबर फर्स्ट का पार्ट 2 चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में स्पैम कर दो पार्ट 2 पार्ट 2 पार्ट 2, मैम आई नीड पार्ट 2, ठीक है। तो मैं जल्द ही पार्ट 2 लेकर आऊँगी और अच्छी तरीके से इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाई को करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।